Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 9 and in this video I am going to continue first chapter, the French Revolution. The French Revolution, this revolution has important role in the history. History में इस revolution का बहुत ही important role रहा है and this revolution, French Revolution is also called mother of other revolution, कि जितनी भी जो क्रांति हुई है वो सब इसी के बाद में हुई है and this revolution has important role in spreading nationalism in Europe. इस revolution से ही यूरोप में nationalism की feeling arouse हुई थी, spread हुई थी and after this revolution फ्रेंच में रिपब्लिकन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ एंड दिस रेवोल्यूशन ने रिमूव कर दिया था मोनार्की सिस्टम फ्रॉम फ्रांस. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है. फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 5 मई 1789 को एंड इट वाज एंडेड 9 नवंबर 1799. It means this revolution took 10 years, 6 months and 4 days. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो ड्यूरेशन है वो 10 years, 6 months and 4 days हुई थी. स्टार्ट हुई थी ये 5 मई 1789 से लेकर के 9 नवंबर 1799 को ये ख़त्म हुई थी. और इस रेवोल्यूशन ने क्या किया था, मोनार्की सिस्टम को रिमूव किया था फ्रांस से और रिपब्लिकन सिस्टम इस्टेब्लिश किया था. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रांस बिफोर रिवोल्यूशन. सोशल सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि जो सोशल सिस्टम था, सोशल सिस्टम क्या था. सोशल सिस्टम में हमने देखा था कि बिफोर रिवोल्यूशन फ्रांस में जो सोशल सिस्टम था वो फ्यूडल बेस था और इसको ओल्ड रेजिज्म कहा जाता था. क्या कहा जाता था? जो सोसाइटी थी, जो सोशल सिस्टम था फ्रांस का, वो किस पर बेस था? फ्यूडल पर बेस था. फ्यूडल सिस्टम था. फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी थी. सोसाइटी कैसी थी? फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी थी एंड दैट वाज कॉल्ड ओल्ड रेजिम. और उसको क्या कहा जाता था? ओल्ड रेजिम कहा जाता था, यानी कि पुराना समाज कहा जाता था. एंड जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी थी, तो वहाँ पर 3 ग्रुप्स थे या 3 एस्टेट या 3 कैटेगरी थी. फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. एंड जो टैक्स पे करने का जो राइट था या जो बर्डन था वो ओनली थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को था. एंड द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट्स वर मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स. दे वर द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट्स. ओनली थर्ड एस्टेट्स के मेंबर ही टैक्स पे करते थे और जितने भी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो उन्हीं को ही पे करना पड़ता था. तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया था. आफ्टर दैट हमने बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन भी पढ़ा. बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन में हमने देखा कि व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, जब वो फ्रांस के राजा बने थे लुई 16 इन 1774 में, तो उन्होंने जो ट्रेजरी थी, रॉयल ट्रेजरी यानी कि जो रॉयल खजाना था, वो बिल्कुल खाली था. ठीक है, खाली क्यों हो गया था? क्योंकि एक तो फाइनेंशियल ड्रेन, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आई थी फ्रांस में, उसका रीज़न ये था कि इन्होंने 30 कॉलोनीज, अमेरिका की 30 कॉलोनीज को हेल्प करी थी टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. और ब्रिटेन इनका एनिमी था, यानी कि ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए अमेरिकन कॉलोनीज़ को इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी थी. सेकंड थिंग ये थी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बट
पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ में जो ब्रेड के प्राइस है, यानी कि जो खाने जो कॉमन थिंग है खाने की, उनके प्राइस भी बढ़ती गई। बट वेजेस ऑफ पीपल, जो लेबर्स थे, जो मजदूर थे, उनके वेजेस, मजदूरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो पॉपुलेशन बढ़ी और जो फूड था उसकी प्राइस बढ़ी, बट वेजेस इंक्रीज नहीं हुआ। इस वजह से भी लोग क्या हुए, डिससेटिस्फाइड हुए। आज एंड टुडे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंड टू प्रिविलेज। एंड टुडेज टॉपिक इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, अ ग्रोइंग middle class and of privilege and of privileges किसको मिले हुए थे बेटा? privileges का मतलब होता है स्पेशल राइट, privileges बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही स्पेशल राइट्स किसको मिले हुए थे? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स के मेंबर को। अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास का ग्रो होना, मिडिल क्लास का आगे आना, उनका प्रोटेस्ट करना, और जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के मेंबर्स थे उनके राइट्स या उनके प्रिविलेज का एंड होना। लेट्स वी स्टार्ट। तो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, पीजेंट्स और लेबर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया किनका? प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट का। बट दे डिडंट नो करेक्ट मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग, लेकिन उनको एक करेक्ट मेथड या सही तरीका नहीं आता था प्रोटेस्ट करने का। लेट्स वी रीड अहेड। इन द पास्ट रिवॉल्ट्स, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड शॉर्टेजेस, यानी कि जो रिवोल्यूशन के पहले जो रिवॉल्ट्स हुए, जो विद्रोह हुए, उनमें जो पीजेंट्स थे और जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने इंक्रीजिंग टैक्स रेट एंड फूड शॉर्टेज का प्रोटेस्ट तो किया, बट द लैक द मेथड एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। लेकिन उनमें कमी थी, किस चीज़ की कमी थी? मेथड एंड प्रोग्राम्स टू कैरी फुल स्केल मेजर्स, कि उनमें एक तो सही तरीका नहीं था प्रोटेस्ट करने का, सही प्रोग्राम नहीं था प्रोटेस्ट करने का, जो कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस ला सके फ्रेंच सोसाइटी में। बात समझ में आ रही है कि हम ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास पढ़ने वाले हैं, कि मिडिल क्लास के पहले पीजेंट्स और मर्चेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया था? प्रोटेस्ट करना शुरू किया। किसका प्रोटेस्ट किया? दे बिगैन प्रोटेस्ट टू इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड शॉर्टेजेस, लेकिन उनका जो तरीका था और प्रोग्राम नहीं था, उनमें लैक ऑफ मेथड एंड प्रोग्राम था टू फुल स्केल मेजर्स, यानी कि जो पूरी तरीके से क्या लेकर आ सके, टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, यानी कि जो कि सही तरीके से या पूरी तरीके से उपाय ढूंढ ले। तो उनका जो तरीका था, क्या प्रोटेस्ट करने का मेथड था या प्रोग्राम था, वो प्रॉपर नहीं था। This was left to these educated and prosperous groups within the third estate who could envisage new ideas. लेकिन ये जो छोड़ दिया गया, क्या छोड़ दिया गया? This was left, यानी कि सही तरीके से प्रोटेस्ट करना, यानी कि मेथड और प्रोग्राम जो कि कैरी आउट कर सके फुल स्केल मेजर्स को, ये काम छोड़ दिया गया किस पर? एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस ग्रुप्स ऑफ थर्ड एस्टेट, यानी कि थर्ड एस्टेट में मर्चेंट्स और पीजेंट्स के अलावा कुछ प्रॉस्परस लोग भी थे और कुछ एजुकेटेड लोग भी थे। प्रॉस्परस यानी का मतलब होता है समृद्धशाली, यानी कि कुछ रिच पर्सन भी थे। अब ये रिच कैसे हो गए थे? रिच हुए थे थ्रू ट्रेड, यानी कि ट्रेड करके, व्यापार करके क्या हो गए थे? रिच हो गए थे। ट्रेड करना शुरू कर दिया इन्होंने, अपना जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और ये रिच हो गए थे। द 18th century saw the rise of social groups। 18th सेंचुरी में एक ऐसा सोशल ग्रुप राइज हुआ जो कि थर्ड एस्टेट के मेंबर्स में था, वो मिडिल क्लास था। तो 18th सेंचुरी सो राइज ऑफ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का राइज हुआ कॉल्ड मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास का जो इमर्ज्ड है,
वो कब हुआ? 18th सेंचुरी में। हु बिकेम वेल्दियर थ्रू ग्रोइंग ओवरसीज ट्रेड। मैंने आपको ये बताया था कि मिडिल क्लास जो कि प्रॉस्परस हो चुकी थी, वो जो कि रिच हो चुकी थी थ्रू ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट वगैरह करके समुद्र के पार, यानी कि समुद्र के पार जा करके ये अपनी कंट्री के बाहर वो ट्रेड करके क्या बन गई थी? वेल्दियर बन गई थी। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल फॉर एक्सपोर्टिंग और सेलिंग द एरिस्टोक्रेट्स। तो इस तरीके से वो अपने जो वुलन और सिल्क के टेक्सटाइल को बना करके वो जब एक्सपोर्ट करने लगी तो उनसे मिडिल क्लास के कुछ मेंबर्स क्या हो गए? वेल्दियर बन गए। तो यहाँ लिखा है कि एक मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ था इन द 18th सेंचुरी। दैट मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास क्या बन गई? वेल्दियर बन गई थ्रू ग्रोइंग ट्रेड, थ्रू ग्रोइंग ओवरसीज ट्रेड अलॉन्ग विथ मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स। और कुछ मर्चेंट्स भी और मैन्युफैक्चरर्स भी जो थे, यानी कि जो व्यापारी थे और मैन्युफैक्चरर्स थे। द थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल्स। मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड एस्टेट में कुछ प्रोफेशनल्स लोग भी शामिल थे, वो लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, यानी कि जो कुछ वकील थे या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे। कहने का मतलब ये आ रहा है कि मिडिल क्लास में जो 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास अरोज हुआ, उसमें मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स थे। ये मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स वेल्दियर हो चुके थे थ्रू ओवरसीज ट्रेड से। एंड अपार्ट फ्रॉम मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स देयर वर ए प्रोफेशनल ग्रुप। वहाँ पर एक प्रोफेशनल्स ग्रुप भी था जिसमें इंक्लूड होते थे एडवोकेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स who were educated and they believed that no social group should be privileged by birth and believed a social state of any person must depend on his achievements. Yes, ये जो एजुकेटेड थे, ये जो लोग एजुकेटेड थे थर्ड एस्टेट में जो एजुकेटेड मेंबर थे, who believed they did not believe in privilege, वो प्रिविलेज पर बिलीव नहीं करते थे। तो ये इनका ये मानना है who were educated they believed that no social group should be privileged, कि कोई भी सोशल ग्रुप चाहे वो थर्ड एस्टेट हो या सेकंड एस्टेट हो वो प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ। वो बिलीव्ड करते थे आ सोशल स्टेट्स ऑफ एनी पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन हिज अचीवमेंट, कि जो सोशल डिपेंड है, जो सोशल स्टेट्स हैं वो किस पर डिपेंड होना चाहिए? किसी पर्सन की अचीवमेंट पर डिपेंड होना चाहिए। अपनी अचीवमेंट से उसको राइट मिलना चाहिए, बाय बर्थ जन्म के आधार पर उसको प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। ऐसा किसका मानना था? जो एजुकेटेड लोग थे थर्ड एस्टेट में। दिस आइडिया वॉट पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक, वॉल्टेयर, रूसो। तो ये जो आइडिया है कि प्रिविलेज क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, ये प्रिविलेज्ड नहीं होना चाहिए। ये जो आइडिया है, ये इस आइडिया को और आगे बढ़ाया गया बाय फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स कौन कौन से थे? जॉन लॉक, वॉल्टेयर एंड रूसो। These were major philosopher of France. तो कहने का मतलब ये है कि 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ। इस मिडिल क्लास में मर्चेंट्स भी थे, मैन्युफैक्चरर्स भी थे और कुछ एजुकेटेड लोग भी थे। एजुकेटेड लोग में कौन कौन शामिल किए गए थे? लॉयर थे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे। दैट एजुकेटेड मेंबर्स, वो जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वो बिलीव्ड करते थे कि नो एनी सोशल ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड, कि कोई भी सोशल ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए? प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, कि समाज का कोई भी ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट का हो, सेकंड एस्टेट का हो, थर्ड एस्टेट का हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, यानी कि नो सोशल ग्रुप, समाज का कोई भी सोशल ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए? प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। समाज के किसी भी ग्रुप को कुछ विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, कि अगर कोई रॉयल फैमिली में पैदा हो गया तो उसमें क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन सिर्फ जन्म के आधार पर ही उसको ये स्पेशल राइट मिल जाएगा। अब ये जो प्रिविलेज मिलना चाहिए, एंड बिलीव्ड अ सोशल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन हिज अचीवमेंट, कि किसी भी पर्सन का सोशल स्टेटस जो है, यानी कि समाज के कौन से ग्रुप में वो आएगा, फर्स्ट ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, तो ये डिपेंड होना चाहिए उसकी अचीवमेंट से।
उसकी बर्थ से नहीं होना चाहिए, ऐसा किसका विश्वास था? जो एजुकेटेड लोग थे मिडिल क्लास के उन लोगों का। और इस आइडिया को फॉरवर्ड किया फिलोसोफर्स ने। फिलोसोफर्स कौन थे? जॉन लॉक, वॉल्टेयर एंड रूसो। इन लोगों ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी उनमें भी इन आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। अब एक बुक है टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। बुक का क्या नाम है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय जॉन लॉक। इसमें इन्होंने कहा है फॉर द रिजेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो इस बुक में जॉन लॉक ने क्या कहा है? रिजेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन, रिजेक्शन of doctrine of divine and absolute power and absolute right of the monarch। ऑफ द मोनार्क। अब इसमें देखिए क्या कहा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने कहा है, जिनकी बुक है टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कहा है इन्होंने कि जो मोनार्क है उसके एब्सोल्यूट और डिवाइन जो पावर है उसको रिजेक्ट करने की बात उन्होंने कही है कि राजा को जो दैवीय अधिकार दिया जाता है कि भाई उनके राइट्स क्या है, डिवाइन राइट्स है, और एब्सोल्यूट राइट यानी कि पूरे राइट्स उनको दे दिए जाते हैं, फाइनल डिसीजन उनका होता है। तो इस तरीके के राइट्स को क्या कहा है उन्होंने? रिजेक्शन करने को कहा है कि रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट होने की वजह से और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन यानी कि इनके पावर को दैवीय मानने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, ये अत्याचारी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा है जो रूसो है सपोर्टेड हिज आइडिया बाय प्रपोजिंग फॉर्म अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और रूसो ने भी इस आइडिया को क्या कहा है? सपोर्ट किया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज क्या है? ये भी एक बुक है, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज बुक रिटन बाय द मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की ये बुक है। एडवोकेट अ डिवीजन ऑफ पावर, वो एडवोकेट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं पावर के डिवीजन को। पावर डिवीजन का मतलब है कि पावर कैन नॉट बी इन वन हैंड, कि पावर जो है वो किसी एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड, इसका बंटवारा होना चाहिए बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, सॉरी तो इस बुक के जो फिलोसोफर है जिन्होंने ये लिखा है वो लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है ये बुक, एंड इन दिस बुक ही एडवोकेटेड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में पावर का डिवीजन होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ये 3 ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, और आज का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इन दिस सिस्टम पावर इज डिवाइडेड, पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में भी पावर का डिवीजन इन्हीं 3 ऑर्गन्स में है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में।
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी इस बात को किस में लिखा है? स्पिरिट ऑफ लॉ में। तो इन्होंने कहा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। द USA अडॉप्टेड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, और USA ने इंडिपेंडेंट होने के बाद गवर्नमेंट के इसी मॉडल को अडॉप्ट किया था ब्रिटेन से जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था। पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस वर इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट। और जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के, वो भी अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुए जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात कही गई थी। तो हमारा जो टॉपिक था ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास में हमने पढ़ा कि जो अर्लियर रिवॉल्ट्स हो रहे थे फ्रांस में, वो पीजेंट जो और मर्चेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, दैट वाज नॉट प्रॉपरली, लेकिन वो सही तरीके से नहीं थे। देयर वाज अ लैक ऑफ मेथड एंड प्रोग्राम, वहाँ पर किसी भी प्रोग्राम का और तरीके का कमी थी। इस कमी को किसने पूरा किया? जो 18th सेंचुरी मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स थे, मर्चेंट्स थे एंड एजुकेटेड लोग थे। जो एजुकेटेड पीपल थे वो बिलीव कर रहे थे कि कोई भी सोशल ग्रुप को प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता ऑन द बेस्ड ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर, और जो सोशल स्टेट्स हैं ऑफ अ पर्सन डिपेंड होना चाहिए ऑन हिज अचीवमेंट, कि किसी भी इंसान को सोशल स्टेटस जो मिले, समाज में जो स्थान मिले, वो उसकी अचीवमेंट पर होना चाहिए। इट वॉज बिलीव्ड बाय द मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस इन 18th सेंचुरी। इस व्यू को कुछ फिलोसफर्स ने और आगे बढ़ाया, लाइक जॉन लॉक है, रूसो है, इन लोगों ने इस व्यू को और आगे बढ़ाया। ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें कहा था कि जो पावर है वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय USA आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से अमेरिका फ्री हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, तो उन्होंने गवर्नमेंट के इसी मॉडल को अपनाया था, जिसमें पावर का डिवीज़न किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के जो वर्क हैं, जो लेजिस्लेचर है उसका काम था फॉर्मेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव का जो वर्क था वो था एग्जीक्यूट ऑफ लॉ, जुडिशरी का जो वर्क था कि वो वैलिडिटी चेक करेंगे लॉ की, कि जो कानून इन्होंने बनाया है वो अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेलफेयर है या नहीं है। और इसी मॉडल के जो फ्रांस के थिंकर थे, उन्होंने भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस से इंस्पायर्ड हुए, जिसमें क्या कहा गया था? 1 इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि सभी को कुछ अधिकार दिए गए हैं। द फिलोसफर्स आइडियाज़, जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे लाइक जॉन लॉक के, जिन्होंने कहा था कि मोनार्क का डिवाइन जो डॉक्ट्रिन राइट्स है या एब्सोल्यूट राइट है वो रिजेक्ट होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का जो आइडिया था कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो आइडियाज़ थे, फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे, उन पर डिस्कस होने लगा, चर्चा होने लगी इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेस एंड ट्रांसमिटेड अमंग पीपल, यानी कि लोग इनके बारे में, इन चीज़ों पर चर्चा करने लगे, डिस्कस करने लगे थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट सच बुक्स एंड न्यूज़पेपर। जब वो बुक्स में या न्यूज़पेपर में फिलोसफर्स के आइडियाज़ को पढ़ते थे, तो दीज आइडियाज़ वर डिस्कस्ड बाय द पीपल इन सैलून एंड कॉफ़ी शॉप एसेट्रा। These books and newspapers were regularly read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अब ये जो बुक्स है और न्यूज़पेपर हैं जिसके अंदर फिलोसफर्स अपने व्यूज़ को लिखते थे, वो जो प्रिविलेज के अगेंस्ट लिखते थे और इंडिविजुअल राइट को सपोर्ट करते थे, पावर डिवीज़न को सपोर्ट करते थे, तो इस तरीके के बुक्स व्यूज़ जो कि बुक्स और न्यूज़पेपर में आते थे, उनको बहुत ग्रुप के अंदर अलाउड पढ़ा जाने लगा, जोर से पढ़ा जाने लगा, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो लोग भी उनके व्यूज़ को सुन सके। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू लेवी न्यू टैक्सेस, जो न्यूज़ थी कि जो लुइस 16 है, लुइस 16 कौन थे? किंग ऑफ फ्रांस। रिवोल्यूशन के टाइम पर, या रिवोल्यूशन के जो पहले वाला पीरियड रहा है, तो उस पर क्या कौन थे? लुइस 16 वहाँ के राजा थे। जब ये न्यूज़ बाहर आई कि लुइस 16 क्या है, प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं नए टैक्स लगाने की
टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य हैं उसके खर्चों को पूरा करने के लिए, मिलिट्री एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो नए टैक्स को लगाने की योजना बना रहे हैं। तो फॉर्मेंटेड, उसने उकसा दिया, गुस्से को उकसा दिया। यहाँ पर एक वर्ड है हमारी बुक में फॉर्मेंटेड, तो इस न्यूज़ ने फॉर्मेंट कर दिया यानी कि उकसा दिया। एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, तो उन्होंने लोगों के गुस्से को उकसाया एंड दे बिगेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रिविलेज, और उन्होंने प्रिविलेज जो कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिला था नॉट टू पे एनी टैक्सेस का, और पे टैक्स करने का जो सिर्फ और सिर्फ अधिकार था वो थर्ड एस्टेट का। और जब थर्ड एस्टेट के लोगों ने न्यूज़ सुनी दैट लुई 16 प्लान कर रहे हैं टू लेवी न्यू टैक्सेस को लेवी करने के लिए, ये नए टैक्सेस बनाने के लिए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिडिल क्लास का ग्रो हुआ और उन्होंने प्रिविलेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जनरली इस टॉपिक में ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास में ये बताया गया है कि फ्रांस में 18वीं सेंचुरी में मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ। वो मिडिल क्लास में मर्चेंट्स थे और मैन्युफैक्चरर्स थे, और ये जो मिडिल क्लास थी ये वेल्थी बनती जा रही थी, पैसे वाली बनती जा रही थी, रिच होती जा रही थी। क्यों हो रही थी? थ्रू द ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड का मतलब है कि गुड्स को एक्सपोर्ट करके बाहर की कंट्रीज में ये वेल्थी हो रही थी। और इसी मिडिल क्लास में कुछ एजुकेटेड लोग भी थे, दे वर एडवोकेटेड एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। इन एडवोकेटेड पीपल का ये मानना था कि प्रिविलेज बेस्ड, बर्थ बेस्ड नहीं होना चाहिए, लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए उनके अचीवमेंट्स के आधार पर मिलना चाहिए। इसी आइडियाज़ को फिलोसोफर्स ने भी आगे बढ़ाया एंड फिलोसोफर्स ने अपने आइडिया को लिखना शुरू कर दिया इन द बुक्स एंड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। द आइडियाज़ वर स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द रीडिंग ऑफ दिस न्यूज़पेपर एंड बुक्स। इन न्यूज़पेपर और बुक्स को पढ़ करके लोगों के बीच में ये आइडियाज़ जो है, ये जो विचार है वो फैलता गया। कौन सा आइडिया? कि रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क एंड डिवीजन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल राइट्स के जो विचार है लोगों के बीच में आते गए। और जब ये न्यूज़ पहुंची लोगों के बीच में कि लुई 16 नाउ गोइंग टू लेवी अ न्यू टैक्स, कि एक नया टैक्स और लेवी करने वाले हैं, लेवी का मतलब है कि एक नया टैक्स और लगाने वाले हैं, तो और ये नया टैक्स किसको पे करना होता था? थर्ड एस्टेट को ही पे करना होता था, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। द बिगिनिंग ऑफ the beginning of the revolution। यानी कि रिवॉल्यूशन की, क्रांति की शुरुआत। तो हमने कितने टॉपिक कंप्लीट किए हैं? पहले तो हमने सोशल सिनेरियो देखा, यानी कि समाज का सीन देखा रिवॉल्यूशन के पहले, जो कि थर्ड एस्टेट में था। 2 एस्टेट फ्री थे, थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, बैकग्राउंड क्या था रिवॉल्यूशन का, कि व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, तो उन्होंने रॉयल ट्रेजरी को खाली पाया और जो स्टेट के खर्चे थे, एक्सपेंडिचर्स थे, उसको फुलफिल करने के लिए वो नए टैक्सेस लगाने लगा। और नए टैक्सेस जो और लगाने लगा तो थर्ड एस्टेट ने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया प्रिविलेज का, और मिडिल क्लास का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब हम बात कर रहे हैं द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की बिगनिंग कैसे होती है? लेट्स वी रीड। लुई 16 समन्ड द असेंबली ऑफ एस्टेट जर्नल ऑन May 5, 1789। अब ध्यान से सुनिए, 5 मई 1789 इस दिन को क्या हुआ था? रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बट व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे? इस तारीख को हुआ क्या था? लुई 16 उन्होंने समन करा। समन का मतलब है कि भाई एड्रेस क्या संबोधित कर रहे थे? असेंबली ऑफ एस्टेट जर्नल, एस्टेट जर्नल ऑन 5 मई 1789। तो जर्नल एस्टेट था, यानी कि जो कैटेगरी थी, तीनों कैटेगरी को वो क्या कर रहे थे? समन कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, यानी कि अब वो नए टैक्सेस लगाने वाले हैं, इसके लिए एक प्रपोजल पास करने वाले। प्रपोजल जिसको हम बिल कहते हैं, जब ये पास हो जाएगा तो वो लॉ बन जाएगा कि एक नया टैक्स का कानून बनाने के लिए इन्होंने जर्नल असेंबली, जो जर्नल एस्टेट की असेंबली थी, जिसे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की असेंबली, ठीक है, तो जर्नल एस्टेट जर्नल की असेंबली को इन्होंने समन किया।
अ स्प्लेंडेड हॉल यानी कि सुपर्ब हॉल, भव्य हॉल, इसको हम कह सकते हैं मैग्निफिसेंट। जो वर्सेल्स था, वर्सेल्स पैलेस है यानी कि महल है, और उस महल के अंदर ही असेंबली अटेंड होती थी। वर्सेल्स के भव्य महल में वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको बहुत अच्छे से सजाया गया, प्रिपेयर किया गया ताकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स किस किस के? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर आएंगे। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स फ्रॉम द फर्स्ट एस्टेट। तो इस डेट को 300 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कैम फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट, वो फर्स्ट एस्टेट से आए, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट से कितने लोग आए? 300 रिप्रेजेंटेटिव ये लोग आए, एंड सेकंड एस्टेट, और सेकंड एस्टेट से भी, एंड सेकंड एस्टेट। Who were seated in row facing each other on two side, वो लाइन में बैठे हुए थे और एक दूसरे को फेस कर रहे थे, एक दूसरे के मुंह को। While 600 members of third estate had to stand at the back, ये लोग तो बैठे हुए थे। Representatives of first estate and third estates were seated, ये क्या थे? बैठे हुए थे, ठीक है। While the members of, या हम कह सकते हैं representatives of थर्ड एस्टेट वर स्टैंडिंग, वो खड़े थे। वो यहाँ पर लिखा है हैड टू स्टैंड, उनको खड़ा होना पड़ा था एट द बैक, वो भी सबसे पीछे, असेंबली में सबसे पीछे। थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्परस एंड लिटरेट मेंबर, और थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? जो प्रॉस्परस थे यानी कि जो वेल्दियर थे, मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, और जो लिटरेट पर्सन थे। थर्ड एस्टेट में मैंने आपको बताया है कि पीजेंट है, लेबर्स है, आर्टिजन्स है, मर्चेंट्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, एंड जो कि लॉयर है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, पढ़े लिखे लोग भी थर्ड एस्टेट में आते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लिटरेट पर्सन्स थे, ये लिटरेट मेंबर्स थे, और जो प्रॉस्परस मेंबर्स थे वो ही रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए थे थर्ड एस्टेट के। एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक साइड, और उनको बैक साइड में खड़ा होना पड़ा था, उनको बैठना अलाउ नहीं था। पीजेंट्स, आर्टिजन एंड वुमेन, अब जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे और जो वुमेन थे, दे वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया गया था टू अटेंड असेंबली, कि वो असेंबली में आए। सिर्फ वेल्दियर पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन ऑफ थर्ड एस्टेट वर अलाउड टू अटेंड असेंबली, बट देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स वर लिस्ट इन अराउंड 40,000 लेटर्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इन पीजेंट्स की, इन आर्टिजन्स की, इन वुमेन की जो कंप्लेंट्स थी वो लिख दी गई थी। इन लोगों ने अपने कंप्लेंट्स लिख करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे दी थी। कितने लेटर में? 40,000 लेटर्स में। तो देयर कंप्लेंट्स वर रिटन, इनके कंप्लेंट्स को लिस्ट कर दिया गया था, वर लिस्टेड यानी कि लिस्ट बना दी गई थी। 40,000 लेटर्स यानी कि कम 40,000 लेटर भेजे थे इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में कि भाई आप हमारी कंप्लेंट किनको सुनाओगे? किंग को, एंड उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन किंग ने असेंबली क्यों अटेंड करवाई थी, क्यों ऑर्गेनाइज करवाई थी? क्योंकि एक प्रपोजल बन रहा है किस पर? फॉर न्यू टैक्सेस। यहाँ पर है टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, कि नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने के लिए क्या इन्होंने असेंबली ऑर्गेनाइज की थी। इन द पास्ट मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल, वोटिंग हैड बीन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। पास्ट मीटिंग यानी कि इसके पहले 5 मई 1789 के पहले की जो असेंबली की मीटिंग थी, उसके अंदर एस्टेट जर्नल की जो मीटिंग थी उसमें वोटिंग इस प्रिंसिपल के बेस पर की गई थी कि एक स्टेट को एक वोट डालना पड़ेगा, यानी कि पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक वोट होगा, ठीक है। लुइस 16 वांटेड टू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस एट दिस टाइम, और ऑन 5 मई 1789 को लुइस 16 क्या चाहते थे कि सेम प्रोसेस डाले, यानी कि फर्स्ट एस्टेट तो एग्री हो गई क्योंकि उस पर टैक्स थोड़ा लगने वाला है। सेकंड एस्टेट भी एग्री हो जाएगा प्रपोजल पास करने में, बिकॉज दे हैड नॉट टू पे एनी टैक्सेस, उसको भी कोई टैक्स पे नहीं करने पड़ा। प्रॉब्लम किसको थी? थर्ड एस्टेट को ही थी, बिकॉज ऑल बर्डन वॉज ऑन द थर्ड एस्टेट। वो किसके ऊपर था? थर्ड एस्टेट पर था। अब सुनिए, एक एस्टेट को एक वोट डालना है, ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट डाल देगा वोट उसके फेवर में, सेकंड एस्टेट डाल देगा वोट, ठीक है।
थर्ड एस्टेट अगेंस्ट में डालेगा तो कोई मतलब ही नहीं निकले। और सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहते थे लुई 16 ऑन दैट डे, इस टाइम पर भी। But members of third estate demanded that now voting would be conducted by assembly as a whole। लेकिन अब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो चाहते थे वो चाहते थे कि अब जो वोटिंग हो वो कंडक्ट होनी चाहिए, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए। हर मेंबर, ईच मेंबर क्या डालेगा, एक वोट डालेगा। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट से और 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड एस्टेट से। तो अगर ईच मेंबर को ईच वोटिंग का राइट मिलेगा तो यहाँ तो 300 ही वोट पड़ेंगे, 600 वोट पड़ेंगे। तो अगर ऐसा राइट मिलता है तो फेवर में किसके जाएगा, थर्ड एस्टेट के। और जो किंग था वो क्या चाहता था, ईच स्टेट वन वोट, और ये क्या चाहते थे, ईच मेंबर वन वोट। तो इस तरीके से इनमें क्या शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और ये एक प्रजातांत्रिक प्रिंसिपल था। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है ना, ईच पर्सन ईच वोट, कि एक जने को एक वोट डालने का राइट है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल propounded by the philosophers like Rousseau in the book The Social Contract। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने भी लिखा है। When Louis XVI refused to accept this proposal, और लुई 16 मानने वाले थे कि ये प्रपोजल, क्योंकि लुई 16 अगर ये प्रपोजल मान जाते तो इट मीन्स द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो लुई 16 रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, और उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कौन सा, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट को, इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट बॉयकॉट द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और उन्होंने इस असेंबली का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। दे केम आउट फ्रॉम द हॉल, और वो बाहर आ गए ग्राउंड में। अब क्या होता है, और उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। तो बात समझ में आई कि रिवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुई थी। ऑन 5 मई 1789 को इन्होंने क्या किया, लुई 16 ने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की इन द हॉल ऑफ वर्सेल। वर्सेल क्या था, पैलेस था किंग लुइस का। ये असेंबली किसकी थी, एस्टेट जनरल की थी, यानी कि तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में प्रेजेंट थे। दिस असेंबली वाज ऑर्गेनाइज टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, कि वो नए टैक्सेस को क्या करने वाला था, लेविड करने वाला था, लगाने वाला था, और उसके लिए वो प्रपोजल पास करने वाला था। बट at this time the members of third estate demanded each member would have one vote, कि हर मेंबर को एक वोट डालने का अधिकार मिले, उन्होंने इसकी डिमांड की। एंड दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय द लुई 16, एंड इन द प्रोटेस्ट द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट बॉयकॉट द असेंबली एंड दे केम आउट फ्रॉम द हॉल, और वो ग्राउंड में आ गए थे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।